जय भारत जय हिंद। विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपसे बात करने वाला हूं 1857 की क्रांति के प्रकृति और स्वरूप के बारे में। विद्यार्थियों, मेरी आज की यह कक्षा उस कक्षा का भाग 2 है जो इससे पहले मैंने ली थी, और भाग 2 के अंतर्गत आज मैं बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों से 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले हम प्रकृति और स्वरूप की चर्चा करें, हमारे लिए ये जानना काफ़ी लाजमी है कि प्रकृति और स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा कि प्रकृति या स्वरूप के अंतर्गत जब भी विवेचन किया जाता है तो इस बात पर गौर किया जाता है कि इस क्रांति का मूल स्वरूप क्या था, यानी ये क्रांति किस प्रकार की थी। क्या यह क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय कहा जाए, या ये क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखी जाए, या फिर इस क्रांति को, जैसा कि यूरोपीय इतिहासकारों ने बताया, बर्बरता और सभ्यता के बीच एक संघर्ष के स्वरूप में देखा जाए, या फिर इस क्रांति को एक धार्मिक पहलू का रूप देते हुए हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में देखा जाए, या फिर इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा जाए। तो यह विविध प्रकार की अलग अलग व्याख्याएं और अलग अलग मत इस क्रांति की प्रकृति और स्वरूप के बारे में है। और विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है उसमें ये लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्य गूंगे और बहरे होते हैं, और ये डिपेंड करता है हिस्टोरियंस के ऊपर कि वह तथ्यों की किस प्रकार से व्याख्या करता है। तो आज की कक्षा में मैं आपसे इस क्रांति से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं और स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगा, और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ये क्रांति का स्वरूप और प्रकृति जैसा हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, उसी प्रकार की कमोबेश विचारधाराएं पूरे हिंदुस्तान में व्यापक रूप में हमें देखने को मिलती है। तो जब इस क्रांति की प्रकृति और स्वरूप के बारे में बात की जाती है तो प्रसिद्ध इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने इस क्रांति को हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रथम अध्याय के रूप में देखा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा। विद्यार्थियों, 1757 की क्रांति के 100 साल बाद, यानी जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो उस समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल बाद ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा, और 1857 में 1757 के बाद 100 वर्ष बीत चुके थे। तो यह एक प्रकार की एक ऐसी विचारधारा थी जो ये देख रही थी कि 100 वर्ष बाद, यानी 1857 में हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। यह हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए की गई एक कोशिश है, जैसा कि सावरकर ने अपने ग्रंथों में इस बात की चर्चा की थी। विद्यार्थियों, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि यह संघर्ष उस एक विशाल स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण था, जो आगे चलकर हमें 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जो हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में देखने को मिलता है, या जिसका एक अन्य स्वरूप हमें महात्मा गांधी के आंदोलनों के रूप में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रकार की प्रक्रिया कही जा सकती है, लेकिन इसके बारे में भी हमें काफ़ी गंभीरता से विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्रांति से जुड़े हुए विविध किरदार वो किस उद्देश्य को लेकर इस क्रांति से जुड़े थे, इस बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों का, यूरोपीय इतिहासकारों को यह कहना है कि इस क्रांति के बहुत सारे नायक ऐसे थे जो अपने स्वार्थों के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि उनका यह कहना था कि नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहा था, मंगल पांडे अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था, रानी झांसी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी अपनी स्टेट के लिए लड़ रहे थे। तो उस समय एक राष्ट्र के रूप में भारत का स्वरूप जब था ही नहीं, तो इसको किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के अध्याय के रूप में देखा जाए। तो विद्यार्थियों, इस बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पहली बात तो यह
कि आधुनिक दौर में या ब्रिटिश इतिहासकारों की नज़र में जो एक राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित किया गया है, उस राष्ट्र की संकल्पना की तुलना उस दौर के राष्ट्र से नहीं की जा सकती है। जैसा कि तात्या टोपे, नाना साहब या रानी झांसी के समय था, उस दौर में हर स्टेट के लोगों के लिए, हर रियासत के लोगों के लिए उसकी अपनी रियासत ही राष्ट्र हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्वामी भक्ति या निष्ठा या वफादारी दूसरी स्टेट के प्रति हो तो यह संभव नहीं है। तो उनके लिए अपने रियासत को छुड़ाने की कोशिश ही एक प्रकार से राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था, राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की बात थी। और दूसरी बात यह कि राष्ट्र एक ऐसी संकल्पना है जो विविध प्रकार के तथ्यों से मिलकर बनता है। जहाँ धर्म की सुरक्षा की बात होती है तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है, धार्मिक अस्मिता की रक्षा से राष्ट्र बनते हैं, और अपने स्वार्थों की जहाँ तक उन्होंने बात कही है तो इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अपने हितों के लिए संघर्ष करना भी एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वाभिमान का परिचायक था, जो मिलकर राष्ट्रीय स्वाभिमान को मिलकर बनाता है। तो उस दौर के मापदंडों को आज के दौर में लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस बारे में भी विद्यार्थियों काफ़ी पैमाने पर सोच चल रहा है। इस क्रांति के अन्य पहलुओं को देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों को यह कहना है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, जिसमें हम ये देखते हैं कि सैनिक अपनी सुविधाओं को लेकर नाराज थे। वे नाराज थे इस बात को लेकर कि अंग्रेज सैनिकों को उनसे ज़्यादा वेतन भत्ते और सुविधाएं मिल रही है। तो यूरोपीय इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार इस विद्रोह को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते, वे इसे केवल एक सैनिक विद्रोह बताते हैं। तो इस बारे में विद्यार्थियों ये कहा जा सकता है कि नो डाउट सैनिकों का असंतोष काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बना इस क्रांति का। नो डाउट मंगल पांडे का धार्मिक मामले को लेकर बना असंतोष इस क्रांति का एक मुख्य कारण बना, लेकिन यह एक उस विशाल स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा थे। उसके पीछे, इस विप्लव के पीछे होने वाले कई कारणों की श्रृंखला में एक कारण थे। तो सैनिक भी इस देश का एक अपरिहार्य अंग थे, तो उनका असंतोष भी जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। तीसरी बात, यूरोपीय इतिहासकारों ने इस विद्रोह को एक संघर्ष के रूप में देखा, एक संघर्ष के रूप में, सभ्यता बनाम क्रूरता के संघर्ष के रूप में देखा। उनका ये कहना था कि इस क्रांति के दौरान अंग्रेज सिविलाइज तरीके से, बड़े नागरिक और बड़े सभ्य तरीके से लड़ रहे थे, जबकि भारतीय, उन्होंने इस क्रांति के दौरान जगह जगह क्रूरता का परिचय दिया। तो विद्यार्थियों, इस बारे में हम आपसे इस बात को साझा करने में कोई संकोच नहीं करेंगे कि जब बड़े पैमाने पर क्रांति होती है, विप्लव होती है, तो क्रूरता, बर्बरता वो हर पक्ष की तरफ से होती है। कुछ क्रूरता और बर्बरता के उदाहरण हमारी तरफ से भी मिले, भारतीय क्रांतिकारियों की तरफ से मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर क्रूरता और बर्बरता का उदाहरण हमें उन अंग्रेजों की तरफ से देखने को मिलता है जो अपने आप को सिविलाइज कहने का दावा करते थे, जो अपने आप को दुनिया के प्रथम लोकतंत्र होने का दावा करते थे, जो मानव अधिकारों की वकालत की बात करते थे। आपको ये बता दूं कि जब क्रांति को कुचला जा रहा था तो जनरल नील और जनरल हैवलॉक जैसे लोगों ने बड़े पैमाने पर उन लोगों को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया है जिनका क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे लोग अंग्रेज सैनिकों से बचने के लिए उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो कहने का मतलब यह था कि केवल क्रूरता का आरोप भारतीयों पर लगाया जाए, यह उचित नहीं है। इसके अलावा इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति के बारे में और भी विवेचन करते हुए ये कहा जाता है कि यह क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें तमाम काले लोग गोरे लोगों के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि यह काले लोगों का, भारतीयों का गोरे लोगों यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष था। तो यह भी एक पक्षीय विवेचन है, क्योंकि जब हम इस क्रांति की बड़े पैमाने पर विस्तृत तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि तमाम अंग्रेज एक तरफ थे, वे एकजुट होकर लड़े। लेकिन जहाँ तक भारतीय ताकतों की बात है, भारतीय जनता की बात है, देसी महाराजाओं की बात है, रियासतों के शासकों की बात है, तो यह कहने में कतई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि ये एक साथ नहीं थे और बड़े पैमाने पर इन देसी रियासतों के राजाओं ने भारतीय क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। और इवन
लॉर्ड कैनिंग ने खुद यहाँ तक लिखा है कि यदि पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखे हमारी मदद नहीं करते तो हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। इवन राजस्थान में और भारत में देसी रियासतें अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलकर उनका सहयोग देने में जुटी हुई थी। चाहे जोधपुर का महाराजा तखत सिंह हो, चाहे मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह हो, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। और इवन बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह, वह तो खुद सेना लेकर युद्ध के मैदान में भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ घुड़सवार सेना लेकर गया, उसका मुकाबला किया और उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उसको टिब्बी परगने के कई गांव जागीर में दिए और उसकी सलामी में दी जाने वाली तोपों की तादाद बढ़ाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति का जब भी हम विवेचन करें तो हमें ये देखना चाहिए कि यह क्रांति एक ऐसा विद्रोह था जिसके अंदर बड़े पैमाने पर कई तत्व मिले जुले हुए थे और कई प्रतिक्रियाएं एक साथ काम कर रही थी। तो विद्यार्थियों, भाग 2 में मैंने आपसे बात की इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति के बारे में। भाग 3 के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा इस क्रांति के राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र थे और विशेष रूप से आहुआ के बारे में बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।